નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ કંટી. તો આજે આપણે આ કાર્યક્રમની અંદર ખાસ વાત કરવાના છે કે હાઉસિંગ ફોર ઓલ આ આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રીનું સપનું છે, આપણા સૌનું એક નાગરિક તરીકે સપનું છે કે આપણા દેશના દરેક નાગરિકની પાસે પોતાનું ઘર હોય, પોતાની માલિકીનું ઘર હોય. પણ આ સપનું પૂરું કરવા માટે આપણે જે કહેતા હોઈએ છીએ કે મિડલ ક્લાસના લોકોને પણ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે, ઘણા બધા પ્લાનિંગનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. તો જે સમાજનો અથવા આર્થિક રીતે જે પાછળ છે એ લોકોનું પોતાના ઘરનું સપનું કઈ રીતે પૂરું થઈ શકે એ એક મહત્ત્વનો મુદ્દો આપણી સામે, આપણા દેશની સામે ચોક્કસપણે ઊભેલો છે. અને આ મુદ્દાને વાચા આપવા માટે અમુક ખાસ લોકો કામ કરી રહ્યા છે કે દરેકને પોતાનું ઘર મળી શકે, એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ જે કોઈ પણ હોય. તો આ જે નબળો આર્થિક વર્ગ છે એને પોતાના ઘર કઈ રીતે મળી શકે છે અને આ માટે કઈ દિશામાં કામ થઈ રહ્યા છે એ અંગે આજે આપણે ખાસ ચર્ચા કરવાના છે. આ માટે મારી સાથે જોડાયા છે હેબિટન્ટ ઓફ હ્યુમેનિટી ઇન્ડિયાથી રાજીવ રમણ, જેઓ સિનિયર ડાયરેક્ટર છે પ્રોગ્રામ એન્ડ ઓપરેશન્સ હેબિટન્ટ ફોર હ્યુમેનિટી ઇન્ડિયાના, અને સાથે જ મારી સાથે જોડાયા છે સિનિયર ડાયરેક્ટર रिसोर्स डेवलपमेंट हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया सुप्रीता तांबे. आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. तो बहुत ही एक अच्छा काम आप यहाँ पे कर रहे हैं. तो पहले तो मैं ये अपने दर्शकों तक भी पहुँचाना चाहूँगी कि आपका जो ये हैबिटेट ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिया है किस तरीके से काम करता है, क्या आपका लक्ष्य है, अपने बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपने सीएनबीसी में हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी को बुलाया. हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया जो है एक डेवलपमेंट सेक्टर पे काम कर रही है और इसका यदि मैं आपको इसका पास्ट यदि कहूँ तो करीब 40 साल से भारतवर्ष में काम कर रही है. और 40 साल से जो काम कर रही है हाउसिंग सेक्टर उनका मेन सेक्टर के रूप में काम हो रहा है. और हाउसिंग सेक्टर में भी कोशिश ये कि अफोर्डेबल हाउसिंग में हम कैसे पहुंच सकते हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि बहुत गरीब तबके के जो EWS या LIG वर्ग के जो परिवार हैं उन तक कैसे हम हाउसिंग पहुंचा सकते हैं वो देखते हैं. हाउसिंग के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि बहुत अहम मुद्दा ये है कि हाउसिंग फॉर ऑल जो सरकार का चल रहा है प्लस स्वच्छ भारत अभियान भी सरकार का चल रहा है. तो इन दोनों प्रोग्रामों के साथ में हम कैसे कनेक्ट बना सकें. जब कनेक्ट बनाने की बात है तो ये है कि अनुदान के रूप में सरकार से पैसा आ तो रहा है लेकिन क्या परिवार उसको कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा विषय है. तो उस और ध्यान हमारा केंद्रित है और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन के साथ हम जो हैं सरकार के साथ भी और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो इस तरह पे काम करना चाहती हैं उनके साथ जुड़ेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे. और 40 साल का एक बड़ा अनुभव है और जिस दौरान आने वाले समय में आपको और बताऊंगा इसके बारे में. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं हमारे और जुड़ के अच्छा लगा. लोगों तक पहुंचेंगे हम इसके द्वारा. धन्यवाद जी. તો અહીં આગળથી આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે કે આ જે ખાસ કરીને જે વાત આપણે કરી રહ્યા છે કે દરેકને પોતાનું ઘર મળી શકે એ માટેનો એક ખાસ પ્રયાસ જે છે એ આ हैबिटेट ऑफ इंडिया द्वारा કરવામાં આવી રહ્યો છે. सुप्रीता जी, आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि EWS कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है भारत के, पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में, छोटे छोटे गांवों में, हर जगह पे ऐसे लोग हैं जिनको घर की ज़रूरत है. तो इनकी जो नीड है उसको आप कैसे एक्सेस कर रहे हैं, उनके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं. शुक्रिया हमको ये मौका देने के लिए. और मैं ये कहना चाहूँगी जो अफोर्डेबल और सिक्योर हाउसिंग है ये ना बल्कि एक रियल एस्टेट वाला मुद्दा है बल्कि ये एक हमारे भारतवासियों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है. हम सभी मानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ में गिने जाते हैं और ये हर मनुष्य का हक होता है कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान मिले. तो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट भी देखते हैं तो एक बहुत गहरा संबंध पाया जाता है एक अच्छे आवास और एक स्वास्थ्य के बीच में. सो अगर हम सोचें या अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि एक अच्छा घर या एक संपूर्ण घर क्या होता है तो हम ये ज़रूर मानते हैं कि सिर्फ 4 दीवारी से घर नहीं बनती है. और ये 4 दीवारी भी खड़ा कैसे करना है, इसका निर्माण कैसे करना है, इसमें जो तकनीकी स्पेसिफिकेशंस है, जो डिज़ाइन है, इसके बहुत मायने होते हैं.
क्योंकि जब घर में नेचुरल वेंटिलेशन होगा, नेचुरल लाइट घर में आएगा, तभी घर के मेंबर्स का या परिवार के सदस्यों का हेल्थ अच्छा बना रहता है। तो इसके अलावा और क्या चाहिए घर को पूर्ण करने के लिए? जो हम कहते हैं बेसिक एमिनिटीज़, बुनियादी व्यवस्थाएं या सुविधाएं जो है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पाइप वाटर कनेक्शन चाहिए, आपको गैस का कनेक्शन चाहिए होता है, बिजली एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि रात में जब अंधेरा होता है तो जो स्त्रियां रहती है घर में या लड़कियां बच्चियां रहती है, उनको सिक्योर फील होता है अगर घर में और घर के अगल बगल बिजली हो तो। इसके अलावा और क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल, ये भी बहुत अहम मुद्दा है। अगर आप देखें तो अफोर्डेबल एंड सिक्योर हाउसिंग के मायने बहुत है, सिर्फ एक मकान या एक स्ट्रक्चर होने से घर नहीं होता है। जब हम EWS या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, इन श्रेणी के बारे में अगर हम बात करना चाहें, तो आप देखोगे कि इस श्रेणी में ज़्यादातर लोगों का घर इनएडिक्वेट या अपर्याप्त होता है। इनमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है। एक छोटे से कमरे में 8-10 लोग मिलकर रहते हैं, तो उनको प्राइवेसी भी नहीं होती है और उनको एमिनिटीज़ भी नहीं होती है। इस वजह से उनका जो हेल्थ है या उनका जो स्वास्थ्य है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों पर बहुत प्रभाव होता है। तो अगर हम देखें, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स भी जो है उसमें यही बताती है कि EWS हाउसिंग एक बहुत अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए और हमारे देश के विकास के लिए भी। इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। और साल 2020 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया है लगभग 6 करोड़ घर की कमी है जी हमारे देश में। इस मुद्दे पे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, जैसे राजीव जी ने बताया, हम 40 साल से काम कर रहे हैं एक पूर्ण घर देने में, खास करके EWS सेगमेंट्स के लिए। तो ये काम में हमें बहुत सहयोग मिला है कम्युनिटीज़ का, जहाँ पे हम घर बना रहे हैं, बहुत सहयोग मिला है कॉर्पोरेट्स का जो हमें अनुदान देती है, और सरकारी तौर पे भी जो स्कीम्स आए हैं उससे हम EWS हाउसिंग के और ध्यान दे सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सत्य कथा भी सुनाना चाहूँगी जिससे ये प्रमाण सामने आएगा कि एक घर होना कितना अहम है एक इंसान की ज़िंदगी में। तो हम चलते हैं ओस्मानाबाद ज़िले में, जो महाराष्ट्र राज्य में है, और हमारी जो होम पार्टनर है यहाँ पे वो श्रीमती विद्या मोरे है। वो आज भी उसी गांव में रहती है। तो उनका कहानी कुछ ऐसा है। विद्या मोरे अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी ओस्मानाबाद ज़िले के, और उसके पति दिहाड़ी मजदूरी से कुछ कमा लेते थे और उसमें से उन्होंने किराए का मकान ले रखा था और जैसे तैसे जो भी ज़रूरतें हैं परिवार के वो पूरा कर लेते थे। पर एक दिन अचानक उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई और उनका देहांत हो गया। विद्या पे जैसे तो आसमान बरस पड़ा। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, उसके बच्चों के भविष्य का प्रश्न उसके सामने था। तो वो क्या करती? बेबस होके उसे वो किराए के घर को भी छोड़ना पड़ा और वो एक छोटी सी झोपड़ी में उधर गांव के बाहर ही रहने लगी। इतने में सरकारी जो अधिकारी थे, जो ग्रामीण स्तर पे जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी को अप्रोच किया और हमने उसके लिए एक अच्छा और पूर्ण घर बांधकर उसको दे दिया। उस घर से उसको क्या मिला? उसको मिली खुद की गरिमा, उसको मिली सिक्योरिटी, उसको मिली सेफ्टी और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का उसको मौका मिला। देखते ही देखते विद्या ने इस मौके का भी बहुत फ़ायदा उठाया और उसने अपने घर में ही एक छोटा सा टेलरिंग का बिज़नेस शुरू कर दिया। टेलरिंग के बिज़नेस से ये हुआ कि वो अपने बच्चों का शिक्षण पूरा कर सकी, उनको खिला पिला सकी, उनको बड़ा कर सकी और उनके लाइफ को भी एक नई राह दे सकी। एक घर से उसके जीवन को पूरी आगे की दिशा भी मिल गई कि अब वो अपने पैर पे आगे खड़े होके बढ़ सकती जी है। हाँ, जी हाँ। राजीव जी, अब आपसे मैं आगे ये समझना चाह रही थी कि जैसे कि आप दोनों ने बताया कि पिछले 40 साल से आप इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, EWS कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए घर बना रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पे आप काम कर रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पे सरकार का फोकस अगर हम देखें तो पिछले 10 साल से है, आप उससे पहले से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या स्थिति में था, अब क्या है, और आगे अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जर्नी पे ले जाता हूँ। इन द सेंस, यदि हम रियल एस्टेट का पूरा सेक्टर देखें
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम उसका एनालिसिस करते हैं तो ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी ग्रोथ की ओर है। और यदि हम ग्रोथ की बात करते हैं तो बहुत बहुत सारी क्लियर चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि ये ग्रोथ के पैटर्न क्या हैं। और हम यदि थोड़ा सा एनालिसिस जो अर्बनाइजेशन का लेके चलते हैं, शहरीकरण का लेके चलें, तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग छोटे शहरों से, गांव से बड़े शहरों की ओर आते हैं ताकि वो एक बेहतर नौकरी पा सकें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है मीन्स यदि एक छोटा उसका यदि आकलन करें तो उसका एक परसेंटेज निकल के आता है, करीब करीब 52 करोड़ के आसपास का जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, और नियरली 90 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन के रूप में निकल के आता है। जब इतने बड़े पॉपुलेशन यदि अर्बन और रूरल में है तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाउसिंग स्ट्रक्चर्स पे एक फोकस जाए करके, है ना। तो वो एक वहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि हाउसिंग पे एक फोकस जाए तो वहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ हाउसेस आ जाते हैं। एक तो हाई इनकम वर्थ के हाउसेस आ जाते हैं, एक मिडिल इनकम में भी आ जाता है, और एक थर्ड जो आता है वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर आता है। बट अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर यदि हम देखें तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा फोकस है। एक तो जो योजनाएं चल रही हैं अभी, प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत बड़ी योजना है। और थोड़ा सा यदि हम पीछे जाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 में शुरू हुई थी, उसका यदि आकलन करें तो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन ये निकल के आता है कि करीब करीब 2.93 करोड़ के आसपास तक लोगों को उन्होंने जो है आवंटन किया हुआ है। और इस साल वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास आवंटन करें, जो एक बड़ा नंबर है। एंड कहीं ना कहीं मैं जो सुप्रीता जी कह रही थी 6 करोड़ के आसपास का नंबर, तो कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट भी कर रहा हूँ। ये फिगर जो है गवर्नमेंट कुछ कैलकुलेशंस के बेस में आगे जा रही हैं। और यहाँ एक प्रश्न ये निकल के आता है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में हम काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। क्या हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया जैसी संस्थाएं और कॉर्पोरेट एजेंसीज हो गई और कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई, क्या ये लोग मिल के आके उस बड़े जो ड्रीम है, गवर्नमेंट का जो ड्रीम है, लोगों का जो ड्रीम है, उस तक क्या हम पहुंच सकते हैं? यानी वो एक बड़ा कदम रहेगा। इसके अलावा यदि मैं रियल एस्टेट सिनेरियो की बात कहूँ तो ये कहूँगा कि सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेके आए हैं, एनहांसमेंट जो किया है उन्होंने, वो एक बड़ा कदम है। तो उसके कारण भी जो है हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में बड़ा बूम नज़र आता है। तो ओवरऑल बहुत रियल एस्टेट सेक्टर ग्रूम बहुत अच्छा कर रहा है। कहीं ना कहीं अफोर्डेबल यूनिट्स जो हैं उस पे हमें फोकस की आवश्यकता है, यदि मैं उसको नटशेल में कहूँ तो। सुप्रीता जी, आप बता रहे थे कि सिर्फ घर 4 दीवारी बना देने से, एक रूम बना देने से नहीं हो रहा है। आप एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश सभी, वो चाहे गरीब हो, EWS कैटेगरी में आते हो, सबके लिए कर रहे हैं। तो मुझे आपसे आगे ये समझना था, स्वच्छ भारत मिशन आपको हेल्पफुल हो रहा है या आपको कुछ CSR एक्टिविटी हेल्पफुल हो रही है? थोड़ा इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी हाँ, CSR के जो गाइडलाइंस आए हैं, जैसे हम जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 को रिवाइज किया गया था, और उसमें CSR का एक मुद्दा आ गया था जहाँ पे CSR के बारे में ये लिखा था कि एक शेड्यूल 7 एक्टिविटीज़ का लिस्ट था, जिसमें इन सब कार्यों के लिए जो कॉर्पोरेट्स है उनको अनुदान देना चाहिए। और ये भी सामने आया था कि जो कॉर्पोरेट्स पहले से कर रहे थे काम, फिलैंथ्रोपिक वर्क, वो जारी रख रहे थे, बट जो नहीं कर पा रहे थे अलग अलग कारणों की वजह से, वो भी अब उसमें अनुदान करना शुरू कर दिया है उन्होंने। एक बात हम अगर देखें, ये जो सारे एक्टिविटीज़ है उनमें जो स्वच्छ भारत मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2014 में, उसको बहुत बूस्ट मिला है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने भी वो नीड जो है ओपन डिफिकेशन को एंड करने की जो नीड थी हमारे देश में, उसको पहचाना और उसको सही तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। अगर आप हाउसिंग देखते हैं तो शेड्यूल 7 के अंदर हाउसिंग कहीं पे भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। वो आइदर रूरल डेवलपमेंट के अंडर है या फिर डिज़ास्टर रिस्पांस के अंडर है। हमारा हैबिटेट में हमारा ये मानना है, अगर हम हाउसिंग को एक मेन एक्टिविटी के तौर पे अगर ये बदलाव लाते हैं हम शेड्यूल 7 में, तो शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अलग अलग डोनर्स से, कॉर्पोरेट से,
इवन लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से और कम्युनिटीज़ से। सो ये एक बहुत ही एसेंशियल मुद्दा है कि हाउसिंग को भी हम ज़्यादा फोकस करें आते समय में। इसके अलावा अगर आप जागतिक तौर पे भी देखिएगा तो CSR गाइडलाइंस बहुत सारे देशों में नहीं है। हमारे खंड में, एशिया खंड में, चाइना में है, इंडोनेशिया में है और इंडिया में है। और इंडिया में जो है, भारत में जो है, ये सबसे स्ट्रक्चर्ड है CSR जो फ्रेमवर्क है। और जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसमें और ज़्यादा बारीकियाँ आ रही है और ज़्यादा गाइडलाइंस आ रहे हैं, जिसके वजह से हम सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वर्क या काम कर पा रहे हैं। तो ज़रूर बिना कोई शक CSR से बहुत फ़ायदा हुआ है, कम्युनिटीज़ का, समाज का और हमारे देश का भी। જી તો આપણે અહીં આગળથી ખાસ વાત કરી રહ્યા છે કે ઘર અને જે રીતે આપણે જોયું કે આની અંદર જે આપણે સ્વચ્છ ભારતની આપણા દેશની અંદર વાત થતી હોય છે, સ્વચ્છ શૌચાલયની પણ વાત કરવામાં હવે આપણે ક્યાંય પાછળ પડવાની જરૂર નથી કે કોઈ શરમ અનુભવવાની જરૂર નથી, આની જરૂર છે અને એ જરૂરિયાત પૂરી કઈ રીતે થાય એ અંગેની ખાસ આપણે અહીં આગળથી ચર્ચા કરી રહ્યા છે। राजीव जी, क्या आप हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि पैन इंडिया में आप काम कर रहे हैं, कौन से स्टेट में किस तरीके का काम हो रहा है, या कहाँ पे ज़्यादा नीड है और आपको आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या किस तरीके से काम हो रहा है? एक हमने एक इंटरनल एक इकोसिस्टम एनालिसिस स्टडी हमने किया था, जिस हिसाब से जो मेजर स्टेट्स जो निकल के आ रहे हैं उसमें एक यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, और आप कह सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका, उड़ीसा, ये कुछ ऐसे बेल्ट निकल के आए हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि हाउसिंग का, अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि हम दूसरा एक चीज़ देखें कि एक सोर्स माइग्रेशन जो हम देखें, ऐसा स्टेट जहाँ से लोग मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, तो यदि वो हम देखते हैं तो जैसे यूपी से आप गोरखपुर या उसके आसपास के इलाकों से लोग आते हैं, दिल्ली भी आते हैं, सूरत भी जाते हैं, गुजरात तरफ बहुत काम करने जाते हैं। तो होता क्या है कि ये परिवार जो है माइग्रेटेड है एक तरह से, तो उन परिवारों के लिए भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो है एक बड़ा रिस्क है इन वे अभी तक अवेलेबल प्रॉपर ना होना। होता क्या है कि जब वो बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ पे छोटी सी जगहों में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम एक सेफ़ हाउसिंग की या सिक्योर्ड हाउसिंग की बात करते हैं तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति को एक सेफ़ हाउस मिले। जब सेफ़ हाउस की हम बात करते हैं तो कम से कम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हवा बेहतर हो और रोड उसके बेहतर हो, और जहाँ पे वो रह रहा है उसमें वो सिक्योर्ड फील करें। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन वे। तो स्टेट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, और इसमें माइनर ट्रेंड्स चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि मुंबई में भी बहुत सारे लोग सोर्स डेस्टिनेशन से निकल के आते हैं, तो उनके लिए भी एक नीड जो है मुंबई जैसे शहर में अर्बन हाउसिंग की नीड बहुत रहती है, राइट। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड के रूप में यदि हम देखें, हैबिटेट ये कहता है कि वर्ल्ड वेयर एवरीवन हैज़ अ डिसेंट प्लेस टू लिव। तो यदि उसको मैं हिंदी में कहूँ तो एक ऐसी दुनिया जहाँ हर एक व्यक्ति के पास एक बेहतर रहने की सुविधा हो, है ना। तो जब हम इस विज़न को लेके चलते हैं, क्योंकि ये एक हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया का एक विज़न है, और जब हम इस विज़न को लेके चलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में हम पर्याप्त हाउसेस बनवा सकें। वो पॉसिबल है थ्रू पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस। हम अकेले चाहें तो वो होगा नहीं, तो जहाँ पे कि सरकार का एक कोलैबोरेशन आ गया और बहुत सारी संस्थाएं जो उस पर गैप फंडिंग करती हैं उसका एक कोलैबोरेशन आ गया। एक चेंज जो अभी आ रहा है आने वाले समय में, वो मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो हम घर बना रहे हैं वो ज़्यादातर आपका सीमेंट एंड मोटार के घर ज़्यादा बन रहे हैं। यदि हम उसका एक ट्रेंड देखें, सीमेंट और मोटार घर का एक वो देखें, तो ये ग्रीन हाउस एमिशन जो है, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन बहुत होता है। तो उसके कारण क्या है कि करीब करीब 40% कहते हैं ग्लोबली जो है 40% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जितना हम रिड्यूस करेंगे तो हम उसको जो है जो ग्रीन हाउस एमिशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक मेजर ध्यान जो है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया का है। उसको देखते हुए अभी जो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड जो चल रहा है वो ये है कि क्लाइमेट रेसिलिएंट हाउसिंग या क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हाउसिंग कैसे हम ला सकते हैं। तो अभी जितने भी हमारे घर आगे आने वाले समय में जो हम लेके आएंगे उसमें क्लाइमेट को देखते हुए चेंजेस उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये एक संक्षिप्त में आपको बता रहा था मैं। ઓકે, તો દરેકને માટે અહીંયા આગળથી એક રહેવા માટેની યોગ્ય જગ્યા, પૂરતી જગ્યા, એની અંદર બધી વ્યવસ્થા અને સાથે જે ક્લાઇમેટને લઈને પણ અહીંયા આગળથી ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. તો આ આપણે જે આખી વાત કરી કે ઘર એવું હોવું જોઈએ જ્યાં તમને તમારી બેઝિક સુવિધાઓ મળે અને તમારી હેલ્થ પણ અહીંયા આગળથી જળવાઈને રહે. તો આ રીતના ઘર પૂરા પાડવાનું કામ અહીંયા આગળ हैबिटेट ऑफ इंडिया द्वारा करवामा आवी रह्यु छे. आपसे मैं अभी आगे ये भी थोड़ा समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से इस बारे में आपने बातें की, अब ये शायद एक चैलेंज हो सकती है कि कम राशि में जो आपको जितना मिल रहा है उससे एक अच्छे घर की सुविधा उपलब्ध करवानी है आपको, इन सारी फैसिलिटीज़ आप जो यहाँ पे ध्यान रखते हुए. तो इसमें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपको हेल्प कर रहे हैं या आपकी कुछ गवर्नमेंट से डिमांड है कि आपको यहाँ से थोड़ा सपोर्ट कर सके? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑलरेडी PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी कुछ कर रहा है समाज के लिए, और जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ है या लाभार्थी है वो उसका लाभ उठा सकते हैं. हैबिटेट एक अपने इन्फ्लुएंस मॉडल के द्वारा एक काम ये कर रही है कि बहुत बार लोगों को जानकारी नहीं होती है कि गवर्नमेंट के स्कीम को कैसे अप्रोच करे, कैसे अप्लाई करे स्कीम्स के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है. आपके पास लैंड टाइटल होना ज़रूरी है, आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ों में हैबिटेट वो जो अवेयरनेस जनरेशन है कम्युनिटीज़ में वो करती है. और इसके अंडर ये भी है कि जैसे आपने कहा कि ये राशि शायद पूरा ना पड़े एक पूरे घर बनाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए. एक तो है कि आप अच्छे से प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से घर बनाएं या घर का निर्माण करें. बहुत बारी ये होता है कि पूरे लाइफ में पहली बार हम घर बना रहे तो सबसे अच्छा होना चाहिए, तो ओवर इंजीनियरिंग हो जाती है कभी कभी. जैसे वॉल का थिकनेस जितना चाहिए उससे ज़्यादा आप शायद करोगे, क्योंकि आपको एक बहुत ही स्टर्डी घर या बहुत ही अच्छा मकान चाहिए, पर वो ज़रूरी नहीं है. उससे क्या होता है कि राशि जो ऑलरेडी कम है उसमें और भी वो घट जाता है. तो ये एड्रेस करने के लिए हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी ट्रेनिंग करती है ऑन द फील्ड, कम्युनिटीज़ को टेक्निकल ट्रेनिंग देती है. जैसे हम मेसनरी ट्रेनिंग भी करवाते हैं लोगों का, कम्युनिटी मेंबर्स का, तो वो भी करती है. और इसके अलावा उनको जानकारी देती है कि जो बाकी की राशि उनको जमा करना है वो कहाँ से आ सकती है. तो ये सब जानकारी से भी लोग इक्विप हो जाते हैं कि कैसे अपने घर के लिए जो पूंजी है वो जमा कर सके. इसके अलावा जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही गरीब लोग हैं, जो हम बोलते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, या जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिनके पास वो भी कैपेसिटी नहीं होता है कि वो जाके कोई अपना खुद राशि जमा कर सके, वहाँ पे हम कॉर्पोरेट्स के जो डोनेशंस है CSR के तहत, उसके थ्रू हम उनकी मदद करते हैं. हम वो गैप फंडिंग जो उनको चाहिए वो ला देते हैं उनके लिए. तो इस तरह से हमारे ख्याल से सभी का एक रोल है एक सिक्योर और सेफ घर दिलाने में. थैंक यू. ઓકે, તો દરેકને પોતાનું ઘર મળે અને સારું ઘર, સુવિધાવાળું ઘર બને એ માટે આ રીતે એક કામ થતું હોય છે. તો આજના આ એપિસોડની અંદર અમે તમને થોડી અહીંયા આગળથી સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે આ ઘર કઈ રીતે બનતા હોય છે. હજી એક વખત આપણે हम चाहेंगे कि हम और एक बार आपसे डिटेल में और थोड़ी चर्चा करें, थोड़ा डिटेल में जानें, पर आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए. धन्यवाद. તો આજે આપણે જે ખાસ અહીંયા આગળથી વાત કરી છે કે હેબિટેટ ફોર હ્યુમાનિટી ઇન્ડિયા દ્વારા કઈ રીતના ઘર અહીંયા આગળથી બનાવવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા આગળથી ઓવરઓલ જો આપણે જોવા જઈએ તો ઘરનું સપનું ગરીબોએ કઈ રીતે જોવાનું છે, કઈ રીતે પૂરું કરવાનું છે એની પણ દિશા પણ અપનાવાઈ છે અને આ સપનાને સાકાર કરીને એમને એક ઘર તરીકે અહીંયા આગળથી આપવાનો એક પ્રયાસ ચોક્કસપણે અહીંયા આગળથી થઈ રહ્યો છે. તો આજના એપિસોડની આ ચર્ચામાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ CNBC બજાર સાથે જોડાયેલા રહેજો. જતાં પહેલાં આપને ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે આપના ઘર ખરીદ વેચાણને લગતા, પ્રોપર્ટીને લગતા લીગલ કે કોઈ પણ સવાલ હોય અમને લખી મોકલાવો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. તો આ સાથે આ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને આપશો રજા. આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.